गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन प्रताप आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वास्तविक संख्या का अगला लेक्चर थर्ड लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के कुछ अनुप्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या। तो इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्राकृत संख्याएं दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट सो ऑन। तो इन सारे संख्याओं को हम लोग प्रत्येक संख्या को 2 से भाग देंगे। 2 से इसलिए भाग देना है क्योंकि यहाँ पर 2q के रूप को लाना है, इसलिए हमेशा 2 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 1 को 2 से भाग कर देखते हैं। तो 1 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल 0 मतलब लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और शेष बचेगा 1। उसी प्रकार से अगर 2 को 2 से भाग देंगे तो शेष भागफल 1 में होगा और शेषफल 0 होगा। 3 को भाग देंगे 3 को 2 से भाग देंगे तो इस कंडीशन में भागफल 1 होगा और शेषफल भी 1 होगा। इसी प्रकार से 4 को भाग देंगे 2 से तो 2 होगा भागफल और शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 5 को भाग देते हैं 2 से तो हमारा भागफल जो होगा 2 होगा और शेषफल हमारा 1 बचेगा। इसी प्रकार से 6 को अगर भाग देते हैं 2 से तो भागफल 3 और शेषफल 0 होगा। इस प्रकार से हमको एक पैटर्न प्राप्त होगा और उस पैटर्न के आधार पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। तो इन सारे कंडीशन को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर रखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है A = BQ + R, जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा बराबर या B से छोटा होता है। A यहाँ पर भाज्य को बोला गया है, B भाजक होता है, Q हमारा भागफल होता है, R शेषफल। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भाज्य है वो 1 है, तो 1 बराबर लिख सकते हैं। B की जगह पर हमेशा 2 होगा। Q यहाँ पर भागफल 0 है और शेषफल हमारा 1 है। तो यहाँ पर हम लोग अगला कंडीशन जो है 2 को लेकर चलेंगे। अगर भाज्य हमारा 2 होगा तो इस कंडीशन में हमारा जो भाजक होगा 2 होगा, भागफल 1 और शेषफल 0 होगा। 3 को लेकर चलेंगे इसी प्रकार से तो हो जाएगा 2, भागफल हमारा 1 है और शेषफल भी हमारा 1 है। इसी प्रकार से 4 को लेकर चलेंगे तो हमारा भागफल जो होगा वो भाजक 2 है और भागफल भी 2 है, शेषफल 0 होगा। इसी प्रकार से 5 को लेकर चलेंगे तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। 6 के लिए एक कंडीशन लिख सकते हैं। इन सारे संख्याओं को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर लिखने का प्रयास किए हैं। लिखने पर हम लोग इस रूप में सारी संख्याओं को दर्शाए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा 2q के रूप का होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 2q + 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 0 + 1, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 + 0। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या को लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है q कोई पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर q की जगह पर 0 है। तो अगर q की जगह पर 0 लिखेंगे तो हमारा जो रूप होगा वो 2q + 1 के रूप का होगा। यहाँ पर q की जगह पर 1 है तो जो कि कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो यहाँ ए रूप हमारा हो जाएगा 2q + 0 लिखे या न लिखे बात बराबर है। इसी प्रकार से अगला स्टेप हमारा होगा q की जगह पर यहाँ पर फिर से 1 है तो हमारा अगला रूप हो जाएगा 2q + 1। यहाँ पर q की जगह पर 2 है तो अगला रूप होगा हमारा 2q का। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर q की जगह पर 2 है तो अगला रूप हो जाएगा 2q + 1 का। अगला स्टेप में यहाँ पर q की जगह पर 3 है
तो हमारा ये रूप हो जाएगा 2q का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ विषम संख्या है उसका रूप हमको 2q + 1 के रूप का आया है, जो कि हमको साबित करना था। और जहाँ जहाँ सम संख्या है वहाँ पर हमारा रूप 2q के रूप का आया है, जो कि हमको 2q के रूप में दर्शाना था। इस प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक वो 2q + 1 के रूप का होता है। इसे हम लोग अब दूसरे तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। अब इसका दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। दूसरा तरीका में सबसे पहले हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक किसी को भी मान लेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई संख्या है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर हम लोग b को 2 मान लेंगे। 2 इसलिए मानना है क्योंकि हम लोग को हमेशा 2q के रूप में लाना है या 2q + 1 के रूप में लाना है। जिस रूप में रहेगा b का मान हमेशा वही माना जाता है। तो यहाँ पर b का मान 2 मान लेंगे। अब हम लोग किसी भी संख्या को जो माने हैं a, उसको अगर b से भाग देंगे, मान लेते हैं हमारा भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a = bq + r, जहाँ r का कंडीशन होता है > 0 एंड b, एवं q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर इन सारे का मान अगर पुट करते हैं तो b की जगह पर 2 हो जाएगा, तो a = 2q + r होगा। तो यहाँ पर r का जो कंडीशन होगा वो > 0 एंड <2 होगा, जो ये बताता है कि r का जो मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब यहाँ पर जो r का वैल्यू आया है, इसका वैल्यू बारी बारी से हम लोग पुट करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है 2q के रूप का, प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले कंडीशन लेकर चलते हैं, जब r = 0 हो तो हमारा a जो होगा वो 2q + 0 हो जाएगा, और 2q + 0 को 2q भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि q पूर्णांक संख्या है। अब किसी भी पूर्णांक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो होता है वो सम संख्या होता है, इसलिए 2q जो होगा एक सम संख्या होगा, सम पूर्णांक होगा। अगला कंडीशन, जब r का वैल्यू हम लोग 1 लेकर चलेंगे, तो जब r का वैल्यू 1 लेकर चलेंगे तो हम लोग जो कंडीशन होगा a = 2q + 1, चूँकि q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या हो जाएगा, और सम संख्या में 1 जोड़ा गया है, इसलिए यह जो स्थिति होगा वो विषम पूर्णांक का होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम पूर्णांक जो होता है 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप का हो सकता है। अतः प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। रूप इस प्रकार से
अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस रूप में रहेगा तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे और आसानी से सोल्व कर देंगे। b का मान हमेशा वही मानना है जिस रूप में पूर्णांक संख्या को साबित करना रहेगा। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस वर्ग हम लोग पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल लेकर चलना है और साबित करना है कि उसका रूप या तो 3m के होगा या 3m+1 के रूप का होगा। तो प्रोसेस हमारा वही होगा। सबसे पहले मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस पर b का मान 3 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रूप है वो 3m के रूप का है, इसलिए b इक्वल टू मान लेते हैं, माना b इक्वल टू 3। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन होता है r का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पर b की जगह पर हम लोग 3 मान रखकर देखेंगे तो a का वैल्यू होगा 3q प्लस r और r का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू हो सकता है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यही 3 वैल्यू होगा क्योंकि r का वैल्यू 3 से छोटा लेना, 3 से छोटा 0, 1, 2, यही 3 वैल्यू होगा। अब इन तीनों वैल्यू का मान बारी बारी से हम लोग अलग अलग केस में रखकर देखेंगे। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं जब r इक्वल टू 0 हो। जब r का मान 0 होगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 लिख सकते हैं। 3q प्लस 0 को हम लोग 3q भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है जो धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग करना है, तो वर्ग करने के लिए हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा और 9q स्क्वायर को हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3q स्क्वायर को हम लोग अगर m मान लें तो हमारा a रूप हो जाएगा 3m का। चूँकि q कोई पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर जो रिजल्ट वैल्यू होगा उसको m माना गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 3m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला जो कंडीशन r का वैल्यू 0 लेकर चले थे तो उस कंडीशन में a स्क्वायर का रूप 3m के रूप का आ गया। इसी प्रकार से बारी बारी से हम लोग r का वैल्यू चेंज करते चले। अब हम लोग r का वैल्यू 1 लेकर चलेंगे जब r इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। इसका वर्ग करना है इसलिए इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूना 6q हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन है तो इन दोनों से 3 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2q और प्लस 1। चूँकि q कोई पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या का कोई भी मान रखेंगे तो मान रखने पर कोई एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा और इसकी जगह पर हम लोग m मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि a स्क्वायर का रूप जो है 3m प्लस 1 के रूप का है। अब इसी प्रकार से हम लोग r का वैल्यू 2 रख कर देखते हैं और देखते हैं किस रूप का प्राप्त होता है। जब r इक्वल टू
2 हो, तो यहाँ पर हमारा जो a का वैल्यू होगा वो 3q + 2 होगा। चूँकि इसका वर्ग करना है तो हो जाएगा a² = 3q + 2 का स्क्वायर। इधर हमारा वैल्यू होगा 3q², ये हो जाएगा 2ab, यानी 2 दूना 4 तिया 12q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से इन दोनों से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ 9q² हो जाएगा। ये दोनों से हम लोग 3 कॉमन लेकर देखते हैं तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 9q² + 12q + 3 + 1। इन तीनों से 3 कॉमन हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू होगा वो प्राप्त होगा a² = 3 × 3q² + 4q + 1 और +1 अलग होगा। यहाँ पर चूँकि q जो है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का कुछ ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो एक नया पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, उसे a मान लेंगे। तो हमारा जो अगला प्रोसेस हो जाएगा a² = 3m + 1, और यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट m = 3q² + 4q + 1। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों कंडीशन को बारी बारी से देखें। पहला कंडीशन हमारा 3m के रूप का आया है, दूसरा कंडीशन 3m + 1 के रूप का आया, और तीसरा कंडीशन हमारा 3m + 1 के रूप का आया है कि या तो 3m के रूप का प्राप्त होता है वैल्यू या 3m + 1 के रूप का प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम लोग चाहे यहाँ पर वर्ग दिया हुआ रहे, घन दिया हुआ रहे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। तो आप लोग अब केसी सिन्हा जो है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट आप लोग बना सकते हैं। तो इसके आगे का थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला थ्योरी हमारा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होता है प्रत्येक भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। तो ये क्या कहता है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक संख्या है 330, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, तो 2 से भाग देंगे तो 165 मरतबे पूरा कट जाएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 5 × 15, 5 × 15, ये 55 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 1 मरतबे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 330 का अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पाए हैं, 330 का अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 11। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे संख्या अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो क्रम है, ये जो क्रम अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसका क्रम बदल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर। हो सकता है कोई बच्चा 330 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो सबसे पहले वो 5 से विभाजित करे। तो 5 से विभाजित करने पर मान लेते हैं 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, इस प्रकार से सबसे पहले भाग दे, उसके बाद 2 से भाग दे, हो सकता है
उसके बाद 3 से भाग दे, उसके बाद 11 से भाग दे, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 330 का, वो लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो संख्या वही है अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन उसका क्रम इधर उधर हो सकता है। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, आने वाले क्रम को छोड़कर। क्रम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या हमारा गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में वही लिखा हुआ रहेगा। तो ये अद्वितीय होता है, चाहे आप किसी भी संख्या से पहले भाग देकर देख लें। तो हमारा जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसका स्टेटमेंट जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि अद्वितीय होता है। इसका उपयोग हम लोग आने वाले कुछ प्रश्न में करेंगे। हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर कुछ प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, व्याख्या करना है कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू का सिंबल है, के लिए 15 टू द पावर n का इकाई अंक 0 होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 55 को सबसे पहले हम लोग चूँकि भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 55 को 5 इंटू 11। अब देखेंगे दोनों यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जो पद हमारा है, इन दोनों पदों में 5 इंटू 11 कॉमन है। तो जो भी कॉमन वाला टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 7 इंटू 13 और यहाँ हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 11 यहाँ बाहर कॉमन लिया गया है। तो हम देखेंगे 5 इंटू 11 को लिख सकते हैं 55 और ये हमारा हो जाएगा 91 प्लस 1। 91 प्लस 1 जो होता है वो हो जाएगा हमारा 55 इंटू 92। अब देखिए, अभी हम तुरंत बताए थे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें कहा गया था प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल जो है होगा, यहाँ पर हमारा गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को दर्शाया गया है, यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा भाज्य संख्या होगा। अर्थात यह प्रदत्त संख्या जो हमारा होगा एक भाज्य संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 11 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको केवल हम लोग 11 ही लिख सकते हैं, इसको गुणनफल के रूप में और नहीं लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि वो भाज्य संख्या होगा, इसलिए हमारा यह संख्या भाज्य होगा। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 15 टू द पावर n का इकाई अंक 0 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इकाई अंक 0 कब होगा उसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो इकाई अंक 0 मान लेते हैं 10 कोई संख्या है, इसका इकाई अंक 0 है। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 और 5 प्राप्त होगा। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तो उसका इकाई अंक 0 होता है। इसी प्रकार से अगर 1 पर 2 शून्य बैठाते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग पाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 5 का यहाँ पर कम्बिनेशन बनेगा। 2 और 5 का 2 कम्बिनेशन बनेगा 2 शून्य के लिए। इसी प्रकार से 3 शून्य के लिए 2 5 का 3 कम्बिनेशन बनेगा, तो हम लोग 1000 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कंडीशन, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक कंडीशन में 1 0 के लिए 1 2 5 का कम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए, 2 0 के लिए 2 5 का 2 कम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर इकाई अंक 0 लाना है तो 2 5 तो उसमें होना ही चाहिए। तो देखते हैं कि 2 5 आता है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया गया है उसको कुछ मान लेते हैं a, माना कि a इज इक्वल टू 15 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 15 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 5,
टू द पावर n, और इसको पुनः हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। अभी हम लोग देखे थे शून्य के लिए कंडीशन था कि 2 और 5 का मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर 5 का मल्टीपल तो है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है, तो यह कभी नहीं हो सकता है कि इसका इकाई अंक शून्य हो। इसकी इकाई अंक शून्य होने के लिए 2 का होना अनिवार्य है। लिखेंगे अतः 15 टू द पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। यह तभी संभव है जब दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड दो एवं 5 के गुणनफल के रूप में हो। अतः इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए हम लोग आगे की थ्योरी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।